किसी ने क्या खूब ही कहा है, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। मुझे इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया। 25 अक्टूबर 2014 का दिन था। सुबह का वक्त मैं बहुत खुश था और खुश इसलिए था क्योंकि हमारे स्कूल की तरफ से फेयरवेल पिकनिक अरेंज की गई थी। हम अपनी पिकनिक पर एक वाटर पार्क जाने वाले थे, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मैं उठा, तैयार हुआ और स्कूल के लिए रवाना हुआ। स्कूल हमें 8 बजे पहुंचना था। मैं 8 बजे पहुंच चुका था। उसके बाद हम स्कूल में बैठे, जिस तरह एक नॉर्मल सब लोग आए। उसके बाद हम रवाना हुए 9 बजे के आसपास। तो बस में हमने बहुत एंजॉय किया, गाने सुने, तस्वीरें ली और बहुत मज़ा आया। 10 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम था। तो हम जैसे ही पहुँचे, हमने सबसे पहले रिफ्रेशमेंट की। उसके बाद हमने बहुत सारी तस्वीरें ली क्योंकि हमारा एक दोस्त कैमरा लेके आया था। तो वो एक अलग ही उस टाइम फीलिंग थी क्योंकि उस टाइम कैमरा इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं था। तो हमने तस्वीरें ली, बहुत एंजॉय किया और उसके बाद जिस मकसद के लिए हम वहाँ आए थे, स्विमिंग पूल में हम चले गए। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए एंजॉय किया दोस्तों के साथ। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना स्लाइड ली जाए, तो मैं स्लाइड लेने चला गया। और इंसान को उसके आगे आने वाले लम्हे का कुछ नहीं पता होता, तो इसी तरह मुझे भी कुछ नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, जिसकी वजह से आज मैं इस हालात में हूँ। और फिर मैं स्लाइड लेने गया। वहाँ पर मेरी एक लड़के से टक्कर हो जाती है। मुझे नहीं पता था वो टक्कर कैसे हुई, क्यों हुई, वो लड़का कहाँ था। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना मुझे वो सिचुएशन एग्जैक्ट याद है। तो जब मेरी उससे टक्कर होती है, वो ऐसा वक्त था कि मेरी लाइफ में ज़लज़ला आ चुका था। और वाकई वो फीलिंग ऐसी थी, जब मुझे टक्कर लगी तो मेरी बॉडी पूरी हिल गई थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि ज़मीन हिलना शुरू हो गई, वो स्लाइड हिलना शुरू हो गई। मैं स्लाइड के बीच में अटक गया था, बीच में रुक गया था। तो मैंने उठने की कोशिश की, मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरे हाथों से ताकत ख़त्म हो चुकी थी। मैं पाँव हिलाने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं हिला पा रहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो ये वो ऐसा वक्त था जब मैं बिल्कुल बेबस हो चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो इंसान को कुछ नहीं पता होता अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर तकब्बुर, घमंड किस बात का। वो वक्त ऐसा था जिसने मुझे सब सिखा दिया। उस वक्त में पता चल गया कि इंसान की औकात क्या है, इसीलिए इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। उसके बाद ये हुआ, उन दोस्तों ने मुझे नीचे उतारा अपनी मदद आप, और मुझे फ़र्स्ट एड दी, पानी पिलाया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं ठीक हो जाऊँ। उन्हें लगा कि शायद पानी में रहने की वजह से, या हो सकता है कोई शॉक हुआ हो। तो वो सिचुएशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके बाद ये हुआ कि स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से एम्बुलेंस को कॉल की गई और मेरे घर पे बताया गया कि इसके साथ ये हादसा पेश आया है। और वो वक्त ऐसा था, उसमें सिर्फ मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही थी क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बहुत अटैच था, लेकिन मजबूर था, मैं कुछ कर नहीं सकता था उनके लिए उस वक्त। इसके बाद एम्बुलेंस आई और मुझे पीआईए की हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उस दिन सैटरडे का दिन था, तो स्टाफ नहीं था। मुझे फर्स्ट एड दी गई और फिर वहाँ पर एक ऐसी चीज़ हुई जो मैं यहाँ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। वहाँ मुझे इंजेक्शन लगाया गया था और डॉक्टर साहब ने जब पूछा कि इंजेक्शन लगाया है, तो मैंने कहा नहीं लगाया। तो असल में ये था कि इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन मेरी बॉडी की सेंसेशन जा चुकी थी, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। और इस बात का मुझे हॉस्पिटल में जाके पता चला कि मेरे जिस्म में सेंसेशन भी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ से मुझे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। फिर मुझे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुँचाया गया और उसके बाद उन्होंने एडमिट करने से इनकार किया क्योंकि मेरी सिचुएशन उस टाइम बहुत क्रिटिकल थी और इस वजह से उन्होंने कहा इन्हें घर ले जाया जाए। मेरे अब्बू के इसरार पे मुझे वहाँ एडमिट किया गया। उसके बाद बाकी के मेरे टेस्ट हुए, पता चले कि हुआ क्या है। और जब वो रिपोर्ट्स आई तो वो सिचुएशन मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। और उन रिपोर्ट्स में ये हुआ कि ये लिखा आया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुकी है। और वो वक्त मेरे घर वाले ही समझ सकते हैं। मुझे उस वक्त कुछ बताया नहीं गया था क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में था, तो वो बात शेयर नहीं की जा सकती थी। मुझे उस टाइम सिर्फ दिलासे दिए जा रहे थे, हिम्मत दे रहे थे कि आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यही, इस तरह से वो वक्त गुजरा था, वो मैं इस वक्त पूरी तरह बता भी नहीं पाऊँगा। तो इसके बाद ये हुआ कि
कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी, ना बिगड़ रही थी ना इम्प्रूव। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की हॉस्पिटल वालों ने। इसके बाद ये कि मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद 15 या 20 दिन तक मेरा पानी भी बंद था, खाना भी बंद था। तो वो वक्त बिल्कुल अलग था, ना मैंने कभी उस वक्त के बारे में सोचा था और ना कोई इंसान इस चीज़ के बारे में सोचता है। हम हर अच्छी चीज़ के बारे में तो सोच लेते हैं कि यार ये हो जाएगा वो, लेकिन हम अपनी किसी चीज़ के लिए तैयारी पूरी नहीं रखते। ये ऐसी सिचुएशन थी जिसने मुझे ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सिखाए हैं। उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिन रखने के बाद उन्होंने कहा कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट हल्की सी सेंसेशन वापस आना शुरू हुई है, तो इस पे हम रिस्क पर ऑपरेशन कर सकते हैं। जिस पे मेरे अब्बू ने उनको कहा ठीक है आप करें, और इसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। एक बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था स्पाइनल कॉर्ड का। तो उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर्स ने जब ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो वो एक मेरी फैमिली के लिए बहुत खुशी का लम्हा था। और डॉक्टर साहब ने कहा इंशाल्लाह ये 3 महीने में वापस चलने लायक हो जाएगा, इंशाल्लाह चलने लगेगा। तो 3 महीने की जगह 8 साल हो चुके हैं इस वक्त। लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा रुकता नहीं है। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें चलती रही। 1 साल गुजर गया, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, नॉर्मल रूटीन चेकअप्स चलते रहे, थेरेपी चलती रही घर पे। मेरे घर वालों ने अपनी सारी चीज़ें मेरे लिए कुर्बान कर दी, उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी, उनका आना जाना रुक गया सिर्फ मेरी केयर करने के लिए। इसके बाद जब 1 साल बाद मैं दोबारा एक चेकअप के लिए गया था, उस चेकअप में डॉक्टर साहब की तरफ से एक एडवाइस की गई कि इसकी इम्प्रूवमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही जो हम सोच रहे थे, तो इनको यूएसए या फिर इंडिया ले जाया जाए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। तो वो वक्त ऐसा था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है ये चीज़ कि आप आउट ऑफ कंट्री जाकर ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन इस बात में मैं अपने फादर को सैल्यूट करूँगा। उन्होंने अपनी सारी लिमिट्स पुश की, अपनी सारी सेविंग्स, फर्दर जो लोन्स थे वो बाकी जगहों से अरेंज किए और वो अमाउंट अरेंज किया जो कि मेरे ट्रीटमेंट के लिए नीड थी। तो वालिदैन से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये उस दिन पता चला। तो इस पूरी मेरी जर्नी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में बताएगा, वालिदैन की अहमियत बताएगा, दोस्तों की अहमियत बताएगा, वक्त की अहमियत बताएगा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे की वीडियोस में जाते रहेंगे हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो आई थिंक बड़ी हो चुकी है, मैं इससे आगे मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊँगा अभी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की स्टोरी बताऊँगा कि किस तरह मैं इंडिया गया था और मैंने वहाँ ट्रीटमेंट करवाया और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी, और उसके बाद से मेरी लाइफ कैसे बदली या फिर किस तरह मैंने उसको जीना सीखा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।